तो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश नेट जेआरएफ और आज यूनिट 5 की बात करेंगे जिसमें कविता पाठ है और कविता पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आदिकाल से कविताएं शुरू हैं, लेकिन आदिकाल की कविताएं जो हैं बहुत ही क्लिष्ट हैं और जो बहुत ही क्या हैं, उबाऊ हैं। इसलिए आपका जो इंटरेस्ट बना रहे इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 5 से अज्ञेय को, जो कि काफ़ी बाद में आते हैं, प्रयोगवाद के दौर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम निराला को पढ़ते हुए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शुरू करेंगे। तो यह यूनिट 5 का पहला लेक्चर होने जा रहा है और आज हम जो कविता पाठ करने वाले हैं वह है कलगी बाजरे की। ठीक है, कलगी बाजरे की, इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी टीम पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करवा रही है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जिसमें मोहिनी मैम हैं जो कि कहानी का सेगमेंट देख रही हैं और पेपर फर्स्ट को देख रहे हैं श्रवण जी, और गायत्री मैम जो हैं वह देख रही हैं जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका व्याख्या, और मैं यूनिट 1 यूनिट 5 इन सबको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यह है हमारा चैनल, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम क्या पढ़ें, कविता पढ़ें अज्ञेय की, इससे पहले हमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, जब आप बचपन में थे तो क्या करना पड़ता था, हमें लेखक का जीवन परिचय जानना पड़ता था। क्यों जानना पड़ता है लेखक का जीवन परिचय एक कविता पढ़ने के लिए? क्योंकि उसके संपूर्ण जीवन का कई ऐसे घटनाएं होती हैं, कई उसके जीवन प्रसंग होते हैं जो कविता से सीधे जुड़ते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें लेखक का जीवन परिचय चाहिए होता है। ठीक है, कब वो जन्मे, किस परिस्थिति में थे, क्योंकि सारी परिस्थितियों का प्रभाव हमारे मन स्थिति पे पड़ता है और मन का प्रभाव जो है कविता पे पड़ता है ना। तो इनका देखना होगा, क्योंकि आदमी देखिए क्या होता है, एक इंसान कैसे बनता है, इंसान अपने परिस्थितियों की निर्मिति होता है। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही इंसान को भी बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। ठीक है, एक इंसान देखिए, एक क्या हुआ था कि एक चर्चा चली थी कि घोड़े का स्वाद वही जान सकता, घोड़े कह रहा हूँ, लोहे का स्वाद कौन जान सकता है, घोड़ा ही जान सकता है। तो क्योंकि उसके हमेशा लगाम लगी होती है लोहे की, जो हमेशा चाटता रहता है लोहा, मतलब जो जो अनुभव किया है जो व्यक्ति, वही जान सकता है। ठीक है, वही तो इसी के लिए हमें जानना होता है किसी लेखक का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं अज्ञेय का जीवन परिचय। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहाँ से हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी, जिस पे उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगाली और इंग्लिश और हिंदी भी सीखा था। ठीक है, तो यह सब इनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पे ही हुई थी। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद ये आज़ादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे ना। इनका क्रांतिकारियों से ज़्यादा लेना देना था। तो 1930 में पहली बार जेल गए और उसके बाद फिर जेल का आना जाना इनका लगा रहा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने कहानी, जो बहुत सारी एक कहानियाँ जेल में लिखा था इन्होंने, और अपने इसी प्यारे नाम से लिखा था। जैनेंद्र से इन्होंने कहानी प्रेमचंद को भिजवाया। हो सकता है जैनेंद्र भी जेल में रहे हों, उनके मतलब या फिर मिलने गए हों, जो भी हुआ हो। तो जैनेंद्र से इन्होंने 15 कहानियाँ भिजवाई प्रेमचंद से कि प्रेमचंद इनको छापने के लिए। तो प्रेमचंद जी ने क्या किया, जब उनको कहानी प्राप्त हुई और जेल में अज्ञेय थे, तो उन्होंने क्या किया कि अज्ञेय नाम से उन्होंने छापना शुरू कर दिया, ताकि पता न चले कि सेंट्रल जेल से उनके मैगज़ीन में कोई लिख रहा है। बाद में यह नाम अज्ञेय जो है बहुत फेमस हो गया और लोग अज्ञेय, इनका पूरा नाम बहुत ही कम जानते होंगे लोग, लेकिन अज्ञेय सब जानते हैं। ठीक है, यही नाम फेमस हो गया। हालांकि अज्ञेय जी से जब पूछा गया था तो इन्होंने कहा था कि यह नाम मुझे पसंद नहीं, लेकिन उसको अज्ञेय जी ने क्या किया, स्वीकार कर लिया था। तो यह है
देखिए एक इनकी एक कविता है, कितनी नावों में कितनी बार। इसके यह कविता संग्रह भी है, ठीक है। तो इस कविता संग्रह पे इनको पुरस्कार संभवतः ज्ञानपीठ भी मिला था। तो आगे देखते हैं ना। अज्ञेय का जो इनका नाम आप जान ही गए कैसे अज्ञेय पड़ा था, उन्होंने प्रेमचंद ने रखा था। और यह कैसे कवि थे, यह प्रयोगवादी कवि थे। कैसे? प्रयोगवादी, हाँ प्रयोगवादी। प्रयोगवाद जान रहे हैं आप, 1936 के आसपास से शुरू होता है, छायावाद की जब समाप्ति हो रही होती है तो वहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। एक नई धारा थी यह। नई धारा का मतलब साहित्य में नए प्रयोग करना। जैसे अभी हम कलगी बाजरे की पढ़ेंगे तो उसी में पता चलेगा कि यह क्या करना चाहते थे। पुरातन के प्रति क्या था इनका विद्रोह था कि जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हो गई हैं अब उनको नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, प्रतिमान और शब्दों के अर्थ बदलने लग जाते हैं। तो इनका यह था प्रयोगवाद, जिसमें इन्होंने अपने हिसाब से बहुत सारे साहित्य में प्रयोग किए ना। तो इसलिए यह प्रयोगवाद से जाना गया। इनकी बहुत सारी, यह कवि भी हैं, लेखक भी हैं, डायरी लेखन भी किया है इन्होंने, उपन्यास भी लिखी, बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी, ठीक है। तो यह मतलब, और इनका जो कालजयी उपन्यास है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी पार्ट 2, तो वह बहुत शानदार 2 किताबें हैं इनकी, 2 पार्ट में वो उपन्यास आया था, ठीक है। और याद रख लीजिए 2 भाग में आया था, एक 1941 में छपा था और एक 1944 में छपा था। तो यह ध्यान रखने वाली बात है ना, क्योंकि अब इन मतलब इन पे पूछ सकता है। नदी के द्वीप 1951 में छपा था इनका उपन्यास, और अपने अपने अजनबी यह भी इनका एक उपन्यास है, 1961 में छपा था, ठीक है। और जो यह कलगी बाजरे की कविता है, यह हरी घास पे क्षणभर संग्रह में छपी थी, ठीक है, यह याद रखिएगा। तो इनका यात्रा वृत्तांत भी है, अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। तो यह सब इनके क्या हैं, बहुत ही शानदार यात्रा वृत्तांत हैं। निबंध भी इन्होंने लिखा, सब रंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद। तो यह सब इनकी। डायरी भी इन्होंने लिखा। डायरी क्या थी, भवंती, अंतरा और शाश्वती। तो यह सारी चीज़ें थी। और इनके लिए आंगन के पार द्वार, यह एक कविता है, आंगन के पार द्वार, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में। तो ये याद रखिएगा, साहित्य अकादमी ना, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कब मिला था इनको, 1964 में मिला था। किसके लिए, आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है, आंगन के पार द्वार, यह इनकी जो कविता संग्रह था उसके लिए मिला था। और दूसरा इनको ज्ञानपीठ कब मिला था, ज्ञानपीठ कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह के लिए 1978 में मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। और कितनी नावों में, देखिए यह इनका सबसे फेमस जो है शेखर एक जीवनी पार्ट 1 पार्ट 2 है। और लेकिन इनको दोनों बड़े पुरस्कार कविता संग्रह के लिए मिले, क्योंकि इन्होंने नए प्रयोग किए थे, एक नया युग का संक्रांत किया था, नए शब्दावली दी थी कवियों को, जो कि पुरानी कवितावली, जो पुराने मतलब शब्द थे, पुराने शब्दावलियाँ थी, वह सार्थक नहीं रह गई थी अब के समय में बात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता पाठ। अज्ञेय के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो पहला है कविता इनका जो हम देखने वाले हैं, कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की क्या होती है, तो जो बाजरा होता है ना, वो एक पौधा होता है, आप जानते ही हैं। उसका ऊपर जो ऐसे एक लगता है, ठीक है, जिसमें बहुत छोटे 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 दाने होते हैं, भरे रहते हैं, तो इसको कलगी बाजरे की बोला जाता है। देखने में बेहद ही सुंदर लगता है ना, पेड़ के एकदम ऊपर होता है, ऊपर की तरफ इसका मुख होता है, कोई कोई ऐसे लटका भी होता है। तो यह याद रखेंगे, कलगी बाजरे की है। और कविता में देखिए, यहाँ पे कविता के आनंद के साथ साथ हमें क्या देखना है, क्योंकि इसको हमें परीक्षा की दृष्टि से भी देखना है, इसलिए
इसमें किन किन बातों का जिक्र आया है उसका भी हम बार देखते हुए चलेंगे। ठीक है। हरी बिछली घास दौलती कलगी छहरी बाजरे की। ठीक है, तो देखिए यह है, इन्होंने कहा कि हरी भिसी घास है, एकदम घास बिछी हुई है और दौलती कलगी छरहरी बाजरे की, और इस पे क्या कर रही है, एक बालगी जो बाजरे की कलगी है वह डोल रही है, छरहरी एकदम। ठीक है, मतलब वो लंबाई में ऊंची है और ऐसे डोल रही है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ठीक है, यह क्या कह रहे हैं कि पुराने, देखिए यह क्या बड़ी शानदार चीज़ आई है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ मतलब शाम को जो सांझ हो रही है वह लालिमा हो जाती है, देखते हैं आप, शाम होती है तो पूरा पश्चिम की तरफ लालिमा छा जाती है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ठीक है, कि मतलब तारा या फिर चांद, या फिर कि तुम अकेली ऐसी तारीख, मतलब ना पुराने उपमान हैं दिए जाते थे कि तुम चांद हो, तुम तारे हो ना, तुम चांद से तुलना इतनी बार की गई जो नायिकाएं थी उनकी। तो वही कह रहे हैं, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो कह रहे हैं कि जो पुराने जो प्रतिमान हैं उनमें यदि मैं बात नहीं करता ना, शरद की भोर मतलब जो ठंड की भोर होती है, जो ठंड, शरद ऋतु मतलब ठंड, उसके भोर में निहार मतलब होता है ओस, नहाई हुई, कुई का मतलब होता है कुमुदनी ना। कह रहे हैं कि शरद के भोर में जो कुमुदनी है वह ओस से नहाई हुई अब नहीं कहता मैं तुम्हें, टटकी कली चंपे की वगैरह, मतलब यह नहीं कहता, या फिर टटकी कली चंपे की, यह सब नहीं कहता। दही कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा हृदय उथला है या फिर प्यार नहीं है, मेरा प्यार मैला है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह केवल ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। ठीक है, कि अब जो प्रतिमान जो पुराने दिए जा रहे थे वह क्या हैं, पुराने मैले हो गए हैं, उनके जो देवता हैं वह क्या कर गए हैं, अब उसमें मतलब अर्थ नहीं रहा वह जो कि कहा जा सके, जो कि आज का जो समय है, आज की जो परिस्थितियां हैं उनको वह डिलीवर नहीं करता है। ठीक है, छुई मुई क्या क्या बोला जाता था औरतों को, लेकिन क्या औरतें वही हैं, छुई मुई हैं? क्या वो हमेशा चांद ही बनने लायक हैं? ठीक है, चांद 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 जहाँ भी देखेंगे, सीएम क्षमता किमी करे चंद्र बापुर और रंग, एक चंद्र से ही सबका कंपटीशन था। तो आज देखिए, कोई यदि आपका कोई प्रेमी हो या फिर प्रेमिका हो, वह क्या बोले, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, कितना हंसीपूर्ण लगेगा। क्या है यार, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है, चांद तारे तोड़ने से अच्छा है ले पहले अखरोट तोड़। खैर ना, तो कितना अजीब लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है चांद कैसा है। ठीक है, जब चांद पे पहली बार नील आर्मस्ट्रांग गए तो कुछ कवियों ने लिखा कि चांद सा चेहरा है मगर ये संग दिल, चांद पे पत्थर हुआ तो क्या हुआ ना। तो चांद की बहुत सारी उपमाई दी गई, लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे गए तो देखा एकदम चांद कितना था, कोई खास खूबसूरती नहीं थी, वह दूर से देखने में ही खूबसूरत था। तो मतलब ये है कि धीरे धीरे प्रतिमान बदलते जाते हैं। ठीक है, आज किसी को चांद बोला जाए तो थोड़ा सा भी एक पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी नायिका होगी तो कहेगी, अरे चांद क्या बोल रहे हो भाई, चांद तो कितना उबड़ खाबड़ है, बस बाहर से देखने में सुंदर लगता है दूर से। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए कि यह प्रयोगवादी कवि हैं, और इन्होंने क्या किया है, एक तो पहले यहाँ पे जिक्र आया है कुमुदनी का, तारिका का पहले जिक्र आया है, फिर कुमुदनी का, फिर चंपा का। यह बार बार मतलब कविता में विघ्न डालेगा, लेकिन हमें इसी दृष्टि से पढ़ना है ना। तो चंपा, कुई, इसका जिक्र आया हुआ है, पूछ सकता है कुमुदनी और चंपे का, देखिए यहाँ पे जिक्र आ चुका है, और अकेली तारिका का भी जिक्र आया हुआ है ना। आगे देखिए, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है ना। मुलम्मा का मतलब क्या होता है, आप जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वह जानते होंगे, गैल्वेनाइजेशन
ना, जिसपे कि क्या किया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है। जो बर्तन होता है उस पर क्या कर दिया जाता है, कोडिंग कर दिया जाता है ऐसे ना। कोडिंग एक लगी रहती है ताकि एक नॉन स्ट्रेचेबल कढ़ाई जैसे आप देखें नीचे एकदम कोडिंग होती है ताकि एकदम अच्छे से साफ सुथरा दिखे, एकदम चिकना दिखे कढ़ाई। लेकिन बात यह है कि अधिक घिसने से एक दिन कभी न कभी तो यह जो लेयर चढ़ाई गई है तो छूट ही जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि इतनी बार घिसा जा चुका है, जो तुम्हारे प्रतीक हैं, जो तुम्हारे शब्द हैं, चांद तारे न, हिरनी जैसी चाल और घने घटाओं जैसे बादल, मतलब सॉरी बाल जो हैं वो कैसे हैं, घटा जैसे हैं ना। तो यह सब जो प्रतिमान दिए जा रहे हैं क्या हो गए हैं, अब खराब लग रहे हैं। क्योंकि हो सकता है नायिका को बड़े बाल रखने की मतलब इच्छा ही ना हो। क्यों रखे भाई बाल, उसको बाल ही थोड़ी ना देखने हैं, बहुत सारे और भी काम हैं। तो यही है कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो उसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ। कह रहे हैं कि क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम उसको नहीं समझ पाओगी, क्योंकि मैं अब प्रेम के लिए अब क्या नहीं दिए जा रहे हैं, वो प्रतिमान नहीं देना चाह रहे हैं कि तुम चाँद हो, चाँद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा कब सोचा था ना। चाँद मतलब चाँद से ही सबका कंपटीशन है। कह रहे हैं कि क्या मैं ये सब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बजरे की कलगी या फिर हरे हरे मैदान, तुम्हारी सुंदरता दिखाने के लिए। क्या यह मतलब खराब लगेगा तुम्हें, क्या मेरी प्रेम को तुम नहीं पहचान पाओगी। ठीक है, तो यह सब जो हैं यह कहना चाह रहे हैं, क्या तुम हमारे हृदय की भावनाओं को नहीं समझा पाओगी यदि मैं ये सब कह रहा हूँ तो यह बताना चाह रहे हैं अपनी नायिका को कि तुम्हें मेरे हृदय की गहराई को देखना होगा, न कि ये जो प्रतिमान हैं, छिछले प्रतिमान हैं, इनको देखना होगा। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम। देखिए बिछली घास मतलब ज़मीन पे बिछी हुई जो घास होती है उसको कह रहे हैं बिछली घास हो तुम। लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, कि हवा में लहलहाती हुई तुम क्या हो, कलगी छरहरी बाजरे की हो। मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं अब पुराने प्रतिमान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और ऐसा कह के जो अज्ञेय थे उन्होंने एक नए युग का शंखनाद कर दिया था। ठीक है, कि अब वो पुराने प्रतिमान खराब हो गए हैं, अब वो इसी कोई कविता लिखेगा तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, मतलब वह भाव ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं अब ना। अब तो आज़ादी का आंदोलन, जिस समय देखिए यह कविता लिखी जा रही थी उस समय भारत आज़ाद होने के भारत में आज़ादी का आंदोलन भी चल रहा था। तो बताइए आज़ादी के आंदोलन में जो उस समय का स्वतंत्रता की जो भावना थी, जो नए पॉलिटिकल सिनेरियो पैदा हो रहे थे, उनको कविता कैसे ले जाती, मतलब नए प्रतीकों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने यह सब लिखा है। आज हम सहरातियों पालतू मालंच पर संवरी जूही की फूल से। देखिए पालतू मांचल मतलब होता है गमला कह लीजिए आप। ठीक है, आज हम सहरातियों को पालतू मांचल पर संवरी जूही की फूल से। कह रहे हैं कि एक गमला लगाया, गमले में एक जूही का फूल लगा लिया। तो ये देखिए यह क्या है, यह लाइन कितनी गजब की है। यहाँ देखिए एक और जूही भी फूल आ गया है, 3 फूलों का जिक्र आ चुका है ना। मालंच मतलब गमला होता है। आज हम सहरातियों को फालतू मालंच पर संवरी जूही की फूल से, कि कह रहे हैं कि गमले में जो एकदम खिला हुआ फूल है वह शहरियों का क्या बन गया है, नया सुंदरता का प्रतिमान बनता जा रहा है। लेकिन क्या है, यह पालतू है। क्या मैं इन सब चीज़ों से तुम्हारी तुलना करूं, या फिर मैं सीधा सीधा कहूं कि तुम क्या हो, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की हो तुम। ठीक है, बताइए किसमें स्वतंत्रता का बोध हो रहा है। क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही है तो उसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें सेंट्रल आइडिया हमारी स्वतंत्रता का विकास है, भ्रातृत्व का विकास है। ठीक है, हम स्वतंत्र हो रहे हैं और नायक भी स्वतंत्र हो रहे हैं, नायिकाएं भी स्वतंत्र हो रही हैं। तो फिर पालतू चीज़ों का हम क्या और उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों करें जो कि बेड़ियों में बंधे हुए समय या फिर रीतकाल में। आप देखिए कि पूरी कविता क्या हो गई थी, पूरी की पूरी कविता एक खास दायरे में लिखी जा रही थी। उसकी जकड़न से क्यों ना आज़ाद हो, जब देश आज़ाद हो रहा है, सब आज़ाद हो रहा है, सारी चीज़ें आज़ाद होनी चाहिए। कविता को छंदबद्ध पहले होती थी, वह भी छंद मुक्त कर दिया इन्होंने।
ना, कि अब छंद में बंधी हुई कविता नहीं रहेगी क्योंकि अब सब आज़ाद हो रहा है। तो वही देखिए, कह रहे हैं कि आज हम सहरातियों को पालतू बालंच पर सौरी जोहरी की जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक। ठीक है, कह रहे हैं कि यह सब से, जो पालतू चीज़ों से यह सब चीज़ें हैं पालतू। अब देखिए गमला क्या होता है, जैसे बर्ड को आप, पंछी को आप, तोते को क्या करते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, और वही हाल गमले का भी है। गमला अब एक हफ्ते के लिए कहीं दूर चले जाइए सूख जाता है, लेकिन वही पौधा यदि जंगल में है, वही पौधा यदि ज़मीन पर है तो अपने आप को सस्टेन कर सकता है बहुत दिनों तक बिना पानी के भी ना। तो यह ध्यान रखे जाने वाली बात है कि जो हम गमला लगाते हैं वह पौधों को क्या करते हैं, गुलाम बनाते हैं ना। गुलामी का वह प्रतीक है क्योंकि वह हमारे रहमो करम पे जीवित है वह पौधा। ऐसे ही जब पिंजरे में हम पंछी को कैद कर लेते हैं तो वही कंडीशन है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये सब अब प्रतिमान नहीं चलेंगे, जो परतंत्रता वाले प्रतिमान हैं, जो इंसान की इंसानियत को मतलब बांध के रखना चाहते हैं, वह सब अब नहीं चलेगा। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक छिछली घास है। कह रहे हैं यह सब जो है, जो कि पालतू है, उससे एक अच्छा प्रतिमान क्या है, प्रतीक क्या है, बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कगली। देखिए क्या शानदार मतलब लाइन है। या शरद की सांझ के सूने गगन, शरद का क्या होता है, शरद का मतलब ठंडी ऋतु, ठीक है, ठंडा शरद काल। सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी। कह रहे हैं कि एकदम शाम को सूना हुआ एकदम समय है और उस पर कलगी क्या है, शाम को डोल रही है अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीराना समृद्ध संस्कृति का घना हो सिमट आता है। संस्कृति का मतलब होता है, ठीक है, आवागमन, मतलब जन्म के बाद पुनर्जन्म 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 ना, मतलब आवागमन पूरा ये जो जन्म मृत्यु का चल रहा है एक क्रम, वह है। और सचमुच उन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं ना। यह कह रहे हैं कि जब जब मैं यह सब देखता हूँ, मतलब प्रकृति को निहारता हूँ, प्रकृति को करीब जाता हूँ, तो यह सब क्या करता है, हमें समृद्धि का घना हो सिमट आता है कि यह जो जन्म मरण का जो मतलब बोध है, उससे मुक्ति पान, मतलब मुक्ति जैसे पा जाता हूँ। और एकांत होता हूँ समर्पित, एकांत में क्या हो जाता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ। शब्द एक जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं। शब्द को उन्होंने जादू क्यों कहा है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है। लेकिन सबसे सही चीज़ क्या है, समर्पण है। सब मतलब वो अपना बात कह रहे हैं क्या, जो ये समर्पण है, ठीक है, कि मैं अब तुम्हें यह सब शब्द नहीं कहूँगा, अब तुम्हें मैं क्या कहूँगा, नए प्रतिमानों से तुम्हें नए प्रतीकों से बुलाऊँगा। यह सब इनको समर्पण इन्होंने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कविता पूरी हुई। बड़ी शानदार कविता थी, प्रयोगवाद की। यह जानिए कि एक एंथम है। इन्होंने जो यहाँ पे कहा कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ये उपमान मैले हो गए हैं। यह क्या है, यह साहित्य की प्रयोगवाद की पीठिका है, जहाँ से प्रयोगवाद का पूरा आपको साफ नज़र आने लगता है पूरी दृष्टि। तो ध्यान रखिएगा इस कविता को, छोटी सी कविता है, इसमें इसको एक आध बार पढ़िएगा। इसमें 2-3 फूलों का जिक्र भी आया हुआ है, तो यह पूछ सकता है कौन कौन से फूल आए हुए हैं। तो एक आया हुआ है कुई, चंपा, और नीचे आया हुआ है एक और जूही। तो यह 3 फूलों का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि पढ़ने से सीक्वेंस में कभी कभी क्या कर देता है, कहता है इन लाइन को सीक्वेंस में लगाओ, तो वह भी लगाने के लिए दे सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर आज्ञा की नई कविता के साथ कल मिलता हूँ। तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। नमस्कार, जय हिंद।